नमस्कार साथियों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है पार्थ इंस्पायर्ड कोचिंग सेंटर में। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई काफ़ी मस्त चलता होगा। तो आज हम मित्र आपको बताने वाले हैं हिंदी का चैप्टर 2 जिसका नाम है 20 के दांत, जिसके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। इससे संबंधित क्वेश्चनों को जानने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे बोर्ड में आने वाले हैं। देखिए, हमें तो मैथ साइंस हर चीज़ को पढ़ना है, लेकिन हिंदी को भी भूल नहीं जाना है क्योंकि ये भी 100 मार्क्स का होता है। आपको बोर्ड में अधिक मार्क्स गेन करने में काफ़ी ये हेल्पफुल होगा। सो सारे वीडियो प्रॉपर देखिए, तब आपको ये जो चीज़ें होगा आपको बोर्ड में याद आएगा कि हाँ सर, क्या आप बोर्ड पे पढ़ाए थे तो क्या मेरे लिए ये वीडियो देखे तो बेनिफिशियल था कि नहीं था। आप जिस दिन बैठोगे ना एग्जाम हॉल में, फिर मेरे सारे वीडियो आपको याद आएंगे कि हाँ सच में ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग था और सर जैसे बताए थे वो मैंने देखा तो सारी वीडियो वो समझ में आ गया। चलिए देखिए, एक एक क्वेश्चन को रिवीजन करते हैं, समझते हैं। ऐसे तो आपको ऑफलाइन क्लासेस चलते हैं हमारे, तो उसमें हम सब चीज़ों को बताए हैं। अब इसको ध्यान से देखिए, ये देखिए बहाने करने वालों के लिए तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। अब आपके पास मोबाइल है और ये सारी चीज़ें अब हम लोग फ्री में ही दे रहे हैं, तो ये सब चीज़ को आप इम्प्लीमेंट कीजिए अपने लाइफ में और अपने एम को अचीव कीजिए, टारगेट को जो भी लक्ष्य है उसको अपनाइए। अब वो बहाना गया कि हाँ हमारे पास पैसे नहीं तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, सुख सुविधा नहीं है तो नहीं कर पाएंगे, ये सब चीज़ें थोड़ा कम हो गया है चूँकि अब टेक्नोलॉजी आ गया ना। तो देखिए, 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है, तर्कपूर्ण उत्तर दें। पहला क्वेश्चन ये है कि 20 के दांत का जो कहानी का शीर्षक कौन है, उसके शीर्षक के बारे में कि कौन है और उस तर्कपूर्ण उसके कारण के साथ क्या दीजिए, उसका जवाब दीजिए। चलिए उसके जवाब को हम लोग दिए हैं। उत्तर होगा 20 के दांत कहानी में मदन ऐसा पात्र है जो अहंकारी के अहंकार को नहीं सहन करता है। मदन एक ऐसा लड़का था कि वो अहंकार करने वालों की अहंकार को सहन नहीं कर सकता था। वो गांधी जी का एक कहना था ना कि अन्याय करने वालों से भी ज़्यादा गलती उसके अंदर उसकी होती है जो अन्याय सह लेता है। अगर दुनिया में कोई अन्याय सहेगा नहीं तो दुनिया में कोई अन्याय करेगा क्या, नहीं ना। तो यही बात है मदन ने अपनाया था, जो मेरे साथ अहंकार करेगा उसके अहंकार हम सहने वाले ही नहीं। चाहे हम गरीब हैं चाहे अमीर हैं, अगर मेरे साथ कोई ईंट का जवाब दे रहा है तो हम पत्थर से देंगे ही देंगे, है ना। तो मदन जो होता है वो गिरधर का पुत्र होता है और इन्हीं मदन ने ही क्या किया था, उस खोखा का 2-2 दांत तोड़ा था। बल्कि उसका स्वाभिमान जागृत होता था और वह खोखा जैसे बालक को ठोकर देकर वर्षों से दबे अपने पिता की आंखें भी खोल देता है। अब देखिए, ये ऐसा मदन था, वो अपने उस खोखा से तो बदला लेता ही लेता है, उसके 2 दांत तोड़ देता है और अपने पिताजी जो एक छोटे से फैक्ट्री में किराने का काम करते थे, जो रहा करते थे, जिससे इनकी जीवन यापन होती थी, चलते थे, उससे भी इन्होंने क्या कर दिया, पूरा मुक्ति दिला दी। कौन? मदन दिला दिया मुक्ति। संपूर्ण कहानी में मदन की क्रांतिकारी भूमिका है। पूरी कहानी आपने पढ़ा है, मेरी वीडियो है इस पे, इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको सारांश को देख के समझ लीजिएगा। तो क्रांतिकारी भूमिका है, अतः इसका नायक मदन होगा। यानी इस 20 के दांत का कोई पूछेगा नायक, हीरो कौन होगा, नायक बोले तो हीरो, हीरो कौन है, तो हीरो जो है वो मदन लाल है ना। मदन जो गिरधर लाल की पुत्र था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोखा किन मामलों में अपवाद था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ये कई बार एग्जाम में पूछ गया था कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो किन मामलों में अपवाद है, ध्यान से समझिए। उत्तर, सेन साहब एक अमीर आदमी थे। सेन साहब जो थे वो काफी अमीर आदमी थे। खोखा उनके बुढ़ापे की आंखों का तारा था। अब चूंकि सेन साहब की 5 पुत्रियां थी, 5 पुत्रियां क्या, कठपुतलियां थी। वो किसी सामान को तोड़ती मरोड़ती नहीं थी, दौड़ती थी, खेलती थी, लेकिन शाम को खेलती थी। लेकिन ये जो खोखा था वो एक लौता उनकी वारिस मतलब लड़का था, जो बुढ़ापे का एक सहारा था, तारा था। इसलिए मिसेस सेन ने
उसे काफी छूट दे रखी थी। अब ये इकलौता था, प्यारा था, दुलारा था, इसलिए सेन साहब इसको भरपूर छूट दिए थे। खोखा जीवन के नियमों का जैसे अपवाद था। अब खोखा जो है अपने लाइफ के बारे में कुछ सोच ही ना रहा था, चौपट था, यानी ये जीवन के जो नियम था उसके लिए ही का था, अपवाद था। इसलिए यह भी स्वाभाविक था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था। अब वो जो अपने जीवन के लिए अपवाद है तो स्वाभाविक ही है कि अपने घर के मामलों के लिए भी क्या है, घर के जो नियम वो मान पाता था, नहीं मानता था, इसलिए वो घर के नियम के लिए क्या था, अपवाद था। कोई भी घर में नियम लगता था वो फॉलो नहीं करता था, इसलिए ये क्या हो गया, अपवाद हो गया था। कौन, खोखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए 20 के दांत शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। यानी इसके जो शीर्षक है यानी 20 के दांत, इसके सार्थकता को स्पष्ट करना है, बताना है। तो देखिए आंसर, 20 के दांत शीर्षक महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। ये जो है सेन साहब इसमें काफ़ी अमीर घराने से थे, जबकि गिरधर लाल जिसके मदन जो थे, मदन पुत्र था, वो काफ़ी गरीब झोपड़ी में रहते थे, मतलब उन्हीं की फैक्ट्री में रहते थे। तो इनकी एक झोपड़ी और महल की कहानी है ये। मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा के जो दांत टूटे जाते हैं वे अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है। यानी मदन ने जो गुस्से में आकर लट्टू जब नचा, मदन जो है लट्टू गांव में नचा रहा था, तब तक ही गया खोखा, कह रहा कि ओए मदन लट्टू तो हमको नचाना है, हमको भी खेलना है। अब ये कहा मदन, अबे चल निकल, बड़ा आया लट्टू खेलने वाला, जा अपने बाबा के मोटर कार पे बैठ। क्योंकि डांटे थे इसलिए। अब क्या हो गया, बेचारा ये गुस्सिया गया, अरे तू मेरे फैक्ट्री में काम करता है, ये तुक्ष इंसान झोपड़ी गरीब आदमी, तो हमसे लड़ रहा। जाके मारा दू भूसा किसको, मदन को। और मदन बिखिया गया, भौर पिट थुरा इनको, मारा खूब, खोखा को मार के इनका दूगो दांतें भचका दिया, तोड़ दिया दूगो दांत। अब ये जो दांत तोड़ने का काम जो है ये अत्याचार को बता रहा है कि गरीबों पे जो अत्याचार कर रहा है, तो मदन अब जो गरीब लोग भी उसको सहने वाले नहीं है, ईंट के जवाब पत्थर को देने वाले हैं। सशक्त विद्रोह है, यही इस कहानी का लक्ष्य है। यानी इस कहानी का उद्देश्य ये है कि अमीर जो है गरीबों पे अत्याचार कर रहे हैं, उस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने का काम ये कहानी कर रहा है। अतः निसंदेह कहा जा सकता है कि 20 के दांत इस दृष्टि से बड़ा ही सार्थक शीर्षक है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो कहानी है अमीर और गरीब के बीच जो भेदभाव है उसको खत्म करने का काम कर रहा है। अमीरों के 20 के दांत तोड़कर मदन ने जिस उत्साह और आग का परिचय दिया है वह समाज के जाने कितने गिरधर लालों के लिए गर्वोल्लास की बात है। यानी मदन ने जो 20 के जो अमीर के 20 दांत तोड़ा, यानी खोखा को जो 2 दांत तोड़ के और अपने पिताजी को मुक्ति दिलाया, स्वतंत्रता दिलाया, वो न जाने कितने गिरधर लालों के यानी गरीब लोगों के लिए कल्याण सिद्ध होगा। इसमें लेखक द्वारा दिया गया संदेश मासिक बन पड़ा। मार्मिक जो इनके 2 संदेश था वो काफी मार्मिक बन पड़ा है। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कासू का चित्रण करें। यानी कासू जो है उसके चरित्र को, उसके आचरण के बारे में हमें उल्लेख करना है। कासू समृद्ध पिता का सूख लड़का है। जो कासू है वो अमीर बाप का एक लाडला लड़का है। माता पिता और बहनों को
अतिश प्रेम पाकर उसके स्वभाव में एक प्रकार का दुराग्रह व्याप्त हो गया है। अब ये जो कासू था खोखा, एक बेचारा, इसके 5 बहनें थी और एक लौता यही भाई था। अब इसको बहुत ज़्यादा लाड दुलार मिल जाने की वजह से किसी का कदर नहीं करता था, किसी से अच्छे से बात विचार नहीं करता था, यानी और किसी भी घर का मामला था उसके लिए तो यह अपवाद ही था, कोई घर का रूल को फॉलो नहीं करता था। वह जिद्दी स्वभाव का है और ये काफ़ी जिद्दी था। उसके मन में जो आता है वही करता है, उसमें अहंकार वृत्त भी है। अब ये जो कह देता था वही करेगा तो करेगा, क्योंकि एक लगता था। अब माता पिता भी काफ़ी प्यार करते थे, क्योंकि एक ही को बुढ़ापे का तारा था, इसलिए अब इसके अंदर काफ़ी अहंकार भर गया था, काफ़ी घमंडी हो गया था, है ना। आप समझिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। कह रहा है आपकी दृष्टि में कहानी 20 के दांत का नायक कौन है, तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। अभी हम इस कहानी का, अब ये तो हमने पाठ के आधार पर बताया था एक बार इसी क्वेश्चन को, अब इसके अपने अनुसार बताना है। तो अपने अनुसार लिखिएगा, हमारी दृष्टि में 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक मदन है। इस कहानी का नायक कौन होगा, मदन होगा। सारे पात्रों में सर्वाधिक प्रभावशाली है और कथा वस्तु में उसका ही महत्व सर्वोपरि है। और इस पूरी कहानी में मदन का जो रोल है वो एक हीरो का ही जैसा है। इस दृष्टि से विचार करने पर स्पष्ट ज्ञात होता है कि इस कहानी का नायक मदन है। कौन है नायक, हीरो जो है मदन है ही है। इसमें मदन का ही चरित्र है जो सबसे अधिक प्रभावशाली है। मदन ही एक ऐसा इस कहानी में पात्र होता है जो सारी बातों को, सारी चीज़ों को एक अच्छे ढंग से करता है ना, प्रभावशाली है। पूरी कथा वस्तु में इसी के चरित्र का महत्व है और पूरा जो इसका आचरण है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंस कर रहा है। खूंखे के विष के दांत उखाड़ने की महत्वपूर्ण घटना का भी वही संचालक है। और संचालक यानी खूंखा के 2 भचका दिया, 2 दांत तोड़ दिया, उसका भी काम कौन किया, ये मदन लाल ही किया। मदन, तो मदन जो है, जो गिरधर लाल का जो पुत्र है मदन, यही हीरो का काम कर रहा है। सच अमीर और गरीब के, अमीर जो हैं उनके अत्याचारों को, अहंकारों को सह नहीं रहा है बल्कि जवाब दे रहा है, इसलिए ये नायक का सिद्ध हो रहा है। अतः निर्विवाद रूप से मदन की कहानी का नायक है। यानी इस कहानी का अगर कोई कहे नायक कौन है तो जवाब दीजिएगा मदन। मदन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सेन साहब का परिवार में बच्चा के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। यानी हमें इसमें ये बताना है क्वेश्चन में कि जो सेन साहब हैं उनकी 5 पुत्रियां और 1 पुत्र जो खोखा था, आखिर इनमें लिंग भेद जो समस्या है, यानी लड़कियों को अलग नज़र से और लड़कों को अलग नज़र से क्यों पालन पोषण किया जा रहा है उनके परिवार में, इसके वर्णन करना है अपने शब्दों में। तो चलिए मित्रों इसका जवाब देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, सेन साहब अमीर आदमी थे, उनकी 5 लड़कियां थी एवं 1 लड़का था। उस परिवार में लड़कियों के लिए घर में अलग नियम था तथा शिक्षा थी, लेकिन लड़का के लिए अलग नियम एवं अलग शिक्षा। अब देखिए सेन साहब के अंदर ये घर में एक नियम था कि लड़कों का पढ़ाई लिखाई से संबंधित या हर चीज़, जो लड़कों का अलग नियम, लड़कियों का अलग नियम था। किनके घर में, तो सेन साहब के घर में ऐसा नियम था। तो ऐसा नियम था सेन साहब का, यही आंसर हम लोग लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद
के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। यानी जो मदन है और ड्राइवर शोफर जो था, मदन और शोफर के बीच जो नोक हुआ था कि मतलब एक दिन की बात थी, वो मदन शोफर जो था वो अपने गाड़ी के पास था, तब तक ये मदन गया वो कहीं से और उस गाड़ी को छू दिया था, जिससे गाड़ी गंदी हो गई थी छूने से। अब वो शोफर क्या किया था, ड्राइवर वो मतलब बोला, डांट दिया कि अरे काहे गाड़ी को छू रहे हो। तो उनके साथ जो एक छोटी सी मतलब झगड़ा हो गया था, तो उसके कारण हमें बताना है। तो मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार बताना चाहते हैं कि अपने पर किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है। यानी कहानी में ये कहना चाहते हैं लेखक कि अपने पर किया गया पाप, कोई अगर आप पे पाप कर रहा है तो उसका विरोध कर रहे हैं, तो इसमें कोई गलती नहीं है आपकी। सेन साहब की नई चमचमाती काली गाड़ी को केवल छूने भर के तथाकथित अपराध के लिए मदन शोफर द्वारा घसीटता जाता है। अब बताओ, केवल उसकी गाड़ी को छू दिया था, मोटर कार को छू दिया था, तो ये शोफर घसीट के लेके गया मालिक के पास, है ना। तो ये अत्याचार है कि ना है भैया, अत्याचार। इन अत्याचारों को देखते हुए ये काफी विरोध करते हैं मदन के लिए, मदन शोफर द्वारा घसीटा जाता है। यह गरीब बालक पर अत्याचार है। बताओ, छोटी बालक को छू देने से आप घसीट के ले जाइएगा, इसका मतलब आप गरीब बालकों पर क्या कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। मदन द्वारा उसका मुकाबला करना अत्याचारियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास है। अब इसने क्या किया, मदन उसका विरोध किया, आवाज उठाया और फिर उसने क्या किया, गरीबों का कल्याण का एक उत्थान किया। इसलिए मदन को हम लोग हीरो कहते हैं, नायक कहते हैं इस पाठ का। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इसे समझिए। आरंभ से ही कहानीकार को स्वर व्यंग्यपूर्ण है, ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थित करें। मतलब जो शुरुआती दौर पे था, जो कहानी को अव्यंग्य था, अव्यंग्यपूर्ण है, तो इस कहानी में इसका हमें प्रमाण बताना है कि आखिर ऐसे क्या था। तो देखिए ध्यान से, क्या होगा आंसर, समझिए। 20 के दांत कहानी के प्रारंभ में मोटर कार की बात की प्रस्तुति व्यंग्यात्मक शैली में है। यानी कहानी जैसे ही शुरू होता है और कार की बातें आ जाती है, ये थोड़ा अलग नहीं लग रहा है, यही व्यंग्य बातें हो जाती हैं, व्यंग्यात्मक हो जाता है। उनके लड़कियों के गुणों की चर्चा सेन साहब द्वारा खोखा को एक इंजीनियर के रूप में देखना। अब लड़कियों के गुणों की चर्चा हुआ और इंजीनियर, अपने खोखा को इंजीनियर समझ रहे हैं और उसकी हमेशा प्रशंसा करना भी लेखक का व्यंग्य ही है। इसमें लेखक क्या कर रहे हैं, हमेशा तारीफ कर रहे हैं खोखा के जो है सेन साहब तारीफ करते जा रहे हैं, लड़कियों का अलग से चीजें हैं, तो ये थोड़ी सी व्यंग्य है ना। अब समझते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन 20 के दांत कहानी का सारांश लिखिए। अब 20 के दांत की कहानी का सारांश आ जाएगा तो आप शुरू कीजिएगा। सेन साहब को अपनी कार पर बड़ा नाज था। सेन साहब चमचमाती काली कार लाए थे, उस पर इनकी काफी नाज थी। घर में कोई ऐसा ना था जो गाड़ी तक बिना इजाजत हटके, मतलब जो गाड़ी थी उसके आसपास भी कोई नहीं भटकता था, जो भी जाता था सेन साहब की परमिशन से जाता था। पांचों लड़कियां माता पिता का कहना अक्षरांश पालन करती थी। जो भी माता पिता कहते थे, पांच इनकी लड़कियां थी, सब के सब इनकी पालन करती थी। किंतु बुढ़ापे में उत्पन्न खोखा पर घर का कोई नियम लागू न होता था। अब
जो खोखा था वो इकलौता था, घर में कोई भी नियम लगता था सब कोई तो पालन करता था, लेकिन उसका पालन खोखा बिल्कुल ही नहीं करता था, है ना। अतः गाड़ी को खतरा था तो इसी खोखा अर्थात कासू से था। यानी अगर कोई किसी का खतरा है, देखिए कासू इसमें जिक्र है, कासू और खोखा एक ही लड़का, एक ही चीज को, एक ही सेन साहब के लड़का को ही कहा जाता है, एक ही नाम है। तो देखिए अगर उस गाड़ी को अब किसी से खतरा था तो किससे था? खोखवा से था, क्योंकि मानने वाला नहीं है, वो घर का नियम के मानता ही नहीं है। सेन साहब अपने लाडले को इंजीनियर बनना चाहते थे। अब सेन साहब चाहते थे कि ना मेरा लड़का पढ़ लिख कर एकदम इंजीनियर बनेगा, तो इंजीनियर बनाना चाहते थे। ये बड़ी शान से मित्रों से अपने बेटे की काबिलियत की चर्चा करते थे और अपने मित्रों से कहा करते थे कि देख लो मेरा बेटा तो भाई इंजीनियर ही बनने वाला है। अभी से एक घटना होती है, इस घटना में क्या होता है कि वो खोखा जो है वो लाल बत्ती को तोड़ देता है, और लाल बत्ती जब टूट जाता है तो ये अपने मित्रों से हंस के कहते हैं कि देखिए अभी से मेरा बच्चा इतना आगे है, अभी जाके हेडलाइट यानी गाड़ी के मोटर कार के इधर उधर घूमता रहता है, ये पक्का इंजीनियर बनेगा, है ना। दिनों में मित्रों में गप्पा लड़ाते और कासू के गुण गान से उठे ही थे। अब एक दिन की बात है कि इन्होंने क्या किया, अपने मित्रों के साथ गप्पा लड़ा रहे थे और गप्पा लड़ाते हुए कासू की काफ़ी चर्चा गुणगान कर रहे थे कि एक की बाहर गुलगप्पाड़ा सुना। अब गुलगप्पड़ा सुना कि क्या सुनता है, निकले तो देखा कि गिरधारी की पत्नी से सोफर उलझ रहा है। अब गिरधारी की जो पत्नी थी, गिरधारी कौन था? तो गिरधारी मदन का पिताजी थे गिरधारी, और उनसे अब इनकी गिरधारी की जो पत्नी थी यानी मदन की माँ, उससे लड़ रहा था सोफर। सोफर क्यों लड़ रहा था? ध्यान से देखो, क्योंकि और उसका बेटा मदन सोफर पर झपट रहा था। अब बेचारा छोटी चुकी था, वो झपट रहा था, डर रहा था, चूंकि क्या कर दिया था कि सोफर जो मदन था वो कार को छू दिया था। छू देने से सोफर को लगा कि अरे गंदा कर दिया, इसलिए सोफर ने उसको डांटा। तो फिर इसकी पत्नी बोलने लगी कि काहे डांट रहे बचवा को। तो सोफर ने कहा कि मदन गाड़ी छू रहा है था और मना करने पर, मदन जो था गाड़ी को छू रहा, सही बात है, छुआ था गाड़ी को, तो छूने से क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिए, छू रहा था, उत्तम मचा रहा था। अब गाड़ी छुआ तो गंदा, उसको लग रहा कि अरे गंदा कर दिया। सेन साहब ने मदन को चेतावनी दी और अपने किरानी गिरधर को बुलाकर डांटा, अपने बेटे को संभालो। घर आकर गिरधारी ने मदन को खूब पीटा। अब क्या हुआ कि सफर ने देखा पत्नी को कि अरे वो जो मदन है वो, दोनों माँ बेटे थे, मदन और उसकी माँ, और दोनों जा रहे थे, तब तक वो गाड़ी को छू दिया। अब छू देने से गाड़ी गलते सफर ड्राइवर बोलकर घसीट के लेके गया मालिक के पास, देखिए कि मदना है, देखिए एक तो ये क्या किया, गाड़ी को छुआ, गंदा कर दिया, और डांटे तो हमसे उलझ रहा है, अब उलझ रहा है। अब घसीट के लेके गया मालिक के पास। अब वो मालिक सुना तो जाके गिरधर को बुलाएं और बुला कर कह रहे हैं कि वो गिरधर देखो तुम्हारा लड़का जो है काफ़ी खचड़ा हो गया है, मेरे गाड़ी को तो छुआ, उसके बाद से हम डांट रहे हैं तो उलझ रहा है। तो इसलिए फिर गए गिरधर लाल और जाके देखें, मदन को पकड़े, हम जाके पीटे, खूब पिटाई कर दिए मदन को कि काहे तुम मालिक के ड्राइवर से उलझा था, काहे तुम गाड़ी छुआ, इस तरह का बात करके मदन की खूब पिटाई कर दी है। और फिर दूसरे दिन बगल वाली गली में मदन दोस्तों के साथ लट्टू खेल रहा था। और दूसरा दिन क्या होता है कि और घटना हो जाती है। घटना ये था कि जो मदन था वो अपने दोस्तों के साथ गली में लट्टू खेल रहा था, और जब लट्टू खेल रहा था तो वहीं पे कासू भी खेलने का मचल गया। वो भी उसका जी करा कि आकाश हम भी लट्टू खेलें, किंतु मदन ने लट्टू देने से इनकार कर दिया। अब देखिए लट्टू जो खेल रहा था मदन, जैसे मांगा वो मदन दो ना यार, मेरे को भी लट्टू खेलना है। तो लट्टू जैसे वो मांगा तो इसने क्या कर दिया, मदन उस लट्टू देने से इनकार कर दिया।
अब इनकार करने की वजह से क्या हो गया कि ये अब गुस्सिया गया एकदम कि अरे तू मेरे घर पे खाता पीता पलता है और तुम मेरे को ही इनकार कर दिया। जैसे ही बोला था ना, ये मदन से बोला था कि वो खोखा के बोला कि वो मेरे को लट्टू दे दे भाई, मेरे को खेलना है। अब इसने कहा अबे चल जा अपने बब्बा के मोटर पर बैठ, यहाँ लट्टू खेलने आया बड़ा। अब इस तरह से जार दिया। तब तक इसने कहा किया कि मदन जो है अभी खड़े था बेचारा तले, इसने आके 2 घूंसा मार दिया इसको, खोखा ने पीट दिया। अब खोखा जैसे मारा तब तक ही मदन गुस्सिया गया और गुस्सा होके और खोखा के 2 दांत तोड़ दिया। का आदत तो बिगड़ी थी, बस हाथ चला दिया। अब जैसे हाथ चलाए कौन? खोखा। मदन भी पील पड़ा और पूरा एकदम टूट पड़ा और मार कर कासू के दांत तोड़ दिए। अब कासू के दांत टूट जाते हैं। देर रात मदन घर आया तो सुना कि सेन साहब ने उसके पिता को नौकरी में हुआ दिया है, यानी अब नौकरी से उसे निकलवा दिए हैं। नौकरी से क्या कर दिए हैं? निकलवा दिए हैं और आउट हाउस से भी जाने का हुकूमत दे दिया। कहा कि ओए गिरधर इधर आ, चल तेरा बेटा ना अब नहीं सुधरने वाला है, मेरे बेटे के 2 दांत तोड़ दिए यहाँ के, अब चल तू एक नौकरी से निकल और प्लस में ये मेरा जो घर रहते हैं ना, इस घर को भी खाली कर दे। मदन के पैर से लोटा लुढ़क गया। आवाज सुनकर उसके माता पिता निकल गए। मदन मार खाने को तैयार हो गया। गिरधारी उसकी ओर तेजी से, जो गिरधर था उसकी ओर तेजी से जाते बढ़ा और किंतु साहस के साथ उसे, बल्कि जितने इस मदन ने गलतियाँ किया था सारी गलतियों को माफ़ कर देते हैं और मदन को अपने गोद में लेकर दुलारते हैं और कहते हैं कि वाह, गर्व से कहता हूं कि आज मेरा लड़का जो है एक अमीर बाप के 20 के दांत को तोड़ दिया है। उसका चेहरा बदल गया। उसने सदन को गोद में, यानी जो मदन है, सॉरी यहाँ पे सदन, मदन को गोद में उठा लिया और सावस बेटा एक में और एक तू है। कहता जैसे गोद उठाए, पिताजी ने मदन को गोद उठाए और कहें कि वाह शाबाश बेटा, एक तू है और एक मैं हूँ। तुम किसी के अन्याय को नहीं सह रहे हो और मैं हूँ कि उसकी अपमानों को सहता ही जा रहा हूँ। कि कहानीकार ने विष के दांत उच्च वर्ग के सेन साहब की महत्वाकांक्षा, सफेद पोशी के भीतर लड़के लड़कियों में विभेद भावना और नौकरी पेशा वाले गिरधारी की हीन भावना और उसके बीच अन्याय का प्रतिकार करने वाली बहादुरी और साहस के प्रति प्यार और श्रद्धा को प्रस्तुत करते हुए प्यार दुलार के परिणामों को खूब दर्शाया है। यानी लेखक ने इसमें भेद, लिंग भेद, अमीरी गरीबी और नौकरी करने वाले मजदूरों श्रमिकों के बीच जो हीन भावनाएं हैं, इसको खत्म करने और इसको उजागर करने का काम किए हैं। तो ये सारी समस्याएं जो थी वो किनके साथ आई थी? तो ये सारी समस्याएं हमारे लेखक ने कहीं ना कहीं समाज में देखा, तब ये चीज़ों को लिखे थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन, सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया? अब समझते हैं। क्वेश्चन ये है कि जो पत्रकार है उनके बीच और उनके मित्रों के बीच कौन सी बातें हुई थी, उसके विषय में क्वेश्चन है। तो आंसर था, एक दिन सेन साहब की कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। क्या कर रहे थे? गपशप कर रहे थे। उनमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबार निवीस थे, मतलब साधारण जो हैसियत, साधारण ही हैसियत के अखबार निवीस थे और साथ में उनका लड़का भी था। और साथ में अब वो
एक पत्रकार थे और उनके लड़के थे, जो था तो खोखा से भी छोटा, हाँ उम्र में तो खोखा से छोटा था, पर बड़ा समझदार और होनहार था। मालूम पड़ता था किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। अब जैसे ही मतलब पत्रकार साहब के जो ही छोटा सा बच्चा था ना, वो काफ़ी अच्छा था, इतना संस्कारी था ना कि सारे लोग जो भी बातें कर रहे थे, गप्पे लड़ा रहे थे ना, तो उसमें गपशप कर रहे थे, तो सबको काफ़ी अच्छा शांत स्वभाव का बच्चा दिखा। तो सभी लोगों ने पूछ दिया कि ये बच्चा जो आपका पत्रकार साहब, आपके जो ये पुत्र है, ये का स्कूल जाता है कि नहीं जाता है? तो जवाब देखिए क्या मिलता है। इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। और वे बातें दोहराकर थकते नहीं थे, बार बार एक ही बातें कह रहे थे कि मेरा खोखा तो इंजीनियर बनेगा, और उसकी तारीफ़ें करते जा रहे थे। अभी ये जो है पत्रकार साहब अपनी जवाब ही नहीं दे कि मेरे बेटा स्कूल जाता है कि नहीं जाता है, तब तक ये अपना शुरू कर दिए गुणगान करना। आप समझते हैं कि वे थकते ही नहीं थे। पत्रकार महोदय चुपचाप मुस्कुराते रहे। अभी जो हमारे पत्रकार थे वो स्माइल के साथ बोलते रहे, मुस्कुराते रहे। जब उनसे फिर पूछा गया कि आपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, मतलब आपकी बच्चे तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हैंडसम और स्मार्ट भी है, काफ़ी चीज़ें पढ़ भी रहा है, हर तरह से अच्छा है, शांत स्वभाव का भी, विचार भी है, काफ़ी समझदार भी है, तो आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, आपकी क्या ख्याल है? सबने फिर से रिपीट किया क्वेश्चन। तब उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने। मैं तो नहीं कहूँगा कि इंजीनियर बने चाहे यो बने, लेकिन जेंटलमैन जरूर बने, और जो कुछ बने उसका काम है, और जो कुछ बन ले भाई उसके काम है, उस बच्चे की काम है, लेकिन इतना तो जरूर कहूँगा कि वो जेंटलमैन जरूर बने, है ना। उससे पूरी आज़ादी रहेगी, जो भी बनना चाहेगा मेरे तरफ से तो बिल्कुल स्वतंत्र है, पूरी आज़ादी है, एकदम 100% फ्रीडम है। सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और प्रच्छन्न व्यंग पर अटकर रह गए, और ये जब उत्तर दिए ना पत्रकार, तो इस पर सेन साहब एकदम अंदरे अंदरे आग बबूला होके रह गए, गुस्सिया के, है ना। ऐसा हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग देख रहे हैं हम लोग ना, तो इस 3 को देखिए ध्यान से। अब क्वेश्चन है, सेन साहब मदन, कासू और गिरधर का चरित्र चित्रण करें। अब उनके आचरणों के बारे में हमें लिखना है। लिखेंगे, प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अमीरों की तथाकथित मर्यादा पर करारा व्यंग किया है। इस कहानी में जो है अमीर और गरीब की, जो अमीर लोग जो हैं गरीबों पे अत्याचार जो थोप रहे हैं, उस अत्याचार को मदन द्वारा विरुद्ध किया गया है। ये प्रदर्शित किया जा रहा है कि हाँ, गरीब लोग केवल आपके अपमानों को इसलिए सहते हैं क्योंकि उनके पीछे इतना स्वार्थ होता है, इसलिए, अदरवाइज आपके अपमान ईंट के जवाब पत्थर देने के योग्य हैं। महल और झोपड़ी की लड़ाई में महल की खिल्ली उड़ान हो, इस कहानी में कहानीकार का मुख्य संदेश है। यानी कहानीकार चाहते हैं कि अब महल और झोपड़ी की लड़ाई में जो महल की खिल्ली का उड़ान हो, ये चाहते हैं कहानीकार। सेन साहब प्रदर्शन प्रिय अमीर आदमी है। अब सेन साहब जो है वो एक फेमस अमीर आदमी थे। वे गरीबों को शोषण करके, उन्हें प्रताड़ित करके अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने वाले भायंडर से युक्त धनी आदमी के रूप में दिखाए गए हैं। यानी सेन साहब जो हैं एक गरीबों से शोषण करके एकदम अमीर आदमी दर्शाए गए हैं।
और खोखा महल में रहकर लाड़ प्यार से बिगड़ा हुआ बड़े बाप का औलाद के रूप में चित्रित है। और इसमें जो खोखा है यानी कासू जो है वो बड़े बाप का बिगड़ा हुआ औलाद के रूप में दर्शाया गया है। वह अहंकारी बालक है, वह देश का प्रतीक है। मतलब वो जो है वो अहंकार का प्रतीक है। मदन अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है। अब मदन जो है गरीबों पे अमीरों द्वारा किए गए अत्याचार का एक विरोधी का निशानी है, चेतावनी है। सशक्त विद्रोह है। गिरधर अत्याचार, शोषण एवं अन्य अन्याय को सहने वाला लाचार है। अब लाचार है क्योंकि वो गिरधर जो है यानी मदन का पिताजी वो हमेशा सेन साहब के अपमान को सहते थे, यानी वो एक गरीब होने के कारण इनके अपमान को हमेशा सहते थे। उसके बाद से देखिए और भी इसमें आंसर थोड़ा सा लिख दीजिएगा कि विवश इंसान थे। अब वो विवश हो गए थे, उनके अत्याचारों को सह रहे थे, अपमानों को सह रहे थे, लेकिन अंतर्मन से वह अत्याचार का समर्थन नहीं करते हैं। अब जो है हमारे गिरधर साहब वो अत्याचार सहने का समर्थन नहीं है, लेकिन वो विवश है सहने के लिए, क्योंकि उन्हीं के फैक्ट्री में काम करते थे, बल्कि उसका प्रतिकार करने की इच्छा रखता है। गिरधर चाहता था कि हम भी इसकी विरोध करें, इस पे आवाज करें, उठाएं, लेकिन वो विवश था कि ये नौकरी मेरी चली जाएगी, रोजी रोटी चली जाएगी। वैसे तो कहानी में कई पात्र आए हैं, मिसेस सेन, खोखा, गिरधरलाल आदि, मगर सभी पात्रों में यह मदन का ही चरित्र है। लेकिन सभी में ऐसे तो बहुत सारे पात्र आए हैं, लेकिन सबसे अच्छा पात्र अगर कोई के आचरण है तो वो है मदन का, जो सर्वाधिक प्रभावशाली है। मदन का चरित्र उसके व्यक्तित्व को हक लेता है। मदन के चरित्र की विशेषता निर्भरता वह दुलियों के दिल में चिंगारी है। यानी जितने अमीर लोग हैं उनके तो भौकाल है मदन, क्योंकि ये सहने वाला है नहीं, है ना। अब लास्ट क्वेश्चन मित्रों देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये है, सेन साहब के परिवार में बच्चा के पालन पोषण में की जा रहे लिंग आधारित भेदभाव को अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो उसके भेदभाव को अपने शब्दों में वर्णन करते हैं। देखिए आंसर लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी वीवीआई कर लीजिएगा, है ना, 2024 के लिए। सेन साहब अमीर आदमी थे, उनकी 5 लड़कियां थी, 1 लड़का था। सेन साहब एक अमीर आदमी थे, उनकी 5 लड़कियां और 1 लड़का था। उस परिवार में लड़कियों के लिए घर में अलग नियम तथा शिक्षा थी। अब उनके घर में लड़की को अलग नियम रहेगा और उसकी शिक्षा का भी अलग रूल होता है, लेकिन लड़का के लिए अलग नियम एवं शिक्षा भी लड़का के लिए अलग ही होता था। लड़कियों के लिए सामान्य शिक्षा की व्यवस्था थी। अब लड़कियों को सामान्य जनरल वो नॉर्मल एजुकेशन दे दिया जाता था। वहीं खोखा को प्रारंभ से ही इंजीनियर के रूप में देखा जा रहा था और खोखा को इंजीनियर समझा जा रहा है, और लड़कियों को कुछ नहीं, लड़कियों को कठपुतली स्वरूप थी। अब लड़कियों को केवल काट की कठपुतली बना जा रहा है। उन्हें क्या नहीं करना चाहिए यह पूरी तरह से सिखाया गया था। अब लड़कियां क्या करेंगी, उनको हर चीज़ें सिखा दी गई थी कि शाम को खेलना है, शाम को दौड़ना है, चीज़ों को तोड़ना नहीं, हर चीज़ सिखाया गया था, लड़कियों को रूल था। दूसरी और खोखा यानी लड़का के दुर्लित स्वभाव के अनुसार सिद्धांतों को बदल
देना सेन परिवार के लिए सामान्य बात थी। अब खोखा के लिए सारे नियम बदल दिए जाते थे, घर का कोई भी नियम को पालन नहीं करता, यानी घर के नियमों के लिए खोखा अपवाद था। इस तरह से उस परिवार में लिंग आधारित भेदभाव का व्याख्या था, यानी सेन परिवार में लोग लिंग भेदभाव करते थे। तो आज के इस वीडियो में आपने 20 के दांत से संबंधित प्रश्नों को कर चुके होंगे। आशा करते हैं ये सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। थैंक्स। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।